2022 की भुचंडी मूवी आज हम बताने जा रहे हैं। डायरेक्टर J.K. विकी, IMDb रेटिंग। दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट प्यार देते रहे और मूवी स्ट्राइप को सुनते रहे। मुरुगन एक लेखक है जो तमिलियंस की जिंदगी से जुड़े कुछ रोमांचक कहानियों को टटोलता है, उनकी गहराइयों में उतरता है और अपने अंदाज में इस समाज के सामने प्रस्तुत करता है। और इस बार उसकी कहानी उसे लेकर आई है मलेशिया। ऐसी कहानी ना आज तक उसने सुनी है और ना लिखी है। कहानी के पात्र शंकर से मिलने वो एक नए सफर पर निकल पड़ा। जिस घर का उसे पता दिया था, ताज्जुब है उस घर के सामने घर की बिक्री का बोर्ड लगा है। घर के पीछे के दरवाजे से शंकर उससे मिलने आया। वो मुरुगन को अंदर ले गया। कुछ इधर उधर की बातें होने के बाद मुरुगन ने रिकॉर्डर ऑन किया और फिर शंकर ने उसे पूरी घटना बताना शुरू किया। कुछ 6 महीने पहले की बात है। मैं, गुरु और अनबू जो अपाहिज है, हम तीनों ही दोस्त हैं। एक रात गुरु और मैंने वीजी बोर्ड पे किसी आत्मा को यूं ही बुलाने का मन बनाया, जिसके लिए हमें एक पुराना सिक्का चाहिए था। अनबू को पुरानी चीजें कलेक्ट करना पसंद है और पेशे से एक कॉइन कलेक्टर है। कुछ 1971 के आसपास का पुराना कॉइन उसने निकाला और फिर हम तीनों ही वीजी बोर्ड के इर्द गिर्द बैठ गए। लिखे गए नियम के मुताबिक मैंने अपना कुछ बूंद खून सुई से चुभोकर सिक्के पे रखा और आत्मा को बुलाने लगे। फिर गुरु ने एक सवाल पूछा, उसके परदादा के दादाजी का नाम क्या है। जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो गुरु ने हमारे साथ एक मजाक किया। वो खुद ही से सिक्के को घुसकाने लगा, लेकिन जल्द ही उसने खुलासा भी कर दिया और ये सब बेकार है कहकर वहां से उठ गया। मैंने अनबू से कहा, ये सिक्का काम नहीं कर रहा, क्या इससे भी पुराना कोई सिक्का होगा? तब अनबू ने एक खास सिक्कों का संग्रह निकाला, जिसमें से एक ऐसा सिक्का दिखा जिसपे कोई साल नहीं लिखा है और अजीब सी आकृति बनी उभरी है। अब की बार केवल मैं और अनबू बैठे। फिर खेल शुरू हुआ और इस बार सिक्का तेजी से इधर उधर जाने लगा और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि सिक्का एक ही दिशा में बार बार घूमकर एक आकृति या चिन्ह बना रहा है। मैंने जल्दी से गुरु को एक कागज और कलम लेकर बुलाया और उस चिन्ह को कागज में बनाने को कहा। कुल 3 आकृति थे जो तमिल के अक्षर जैसे लगे, जिसे एक साथ पढ़ने पे पालिनी बनता है। ये देखते ही गुरु वहीं के वहीं जमीन पर बैठ गया, क्योंकि पालिनी उसके परदादा के दादा का नाम है। अब माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। इसके बाद हमने आत्मा से उसके बारे में कई सवाल पूछे। जैसे उसका नाम मलिका है, वो मलेशिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसकी मौत 2010 में एक नदी में डूबकर हुई थी। अब क्योंकि गुरु इस खेल से बाहर था, उसे शक होने लगा कि हो ना हो हम दोनों में से कोई सिक्के को वीजी बोर्ड पे नचा रहे हैं। उसकी शंका दूर करने के लिए मैंने उस आत्मा से एक और सवाल किया, एक ऐसा राज गुरु के बारे में बताए जो हमें नहीं मालूम। उसके बाद जो जवाब मलिका ने दिया, हम तीनों के ही होश उड़ गए। जो ये था, गुरु एक दिन सबकी गैरहाजिरी में एक लड़की को इस घर में लाया था। वो घबरा गया और गुस्से में उसने वीजी बोर्ड पे पानी फेंक दिया। हम काफी नाराज भी हुए थे उससे। उस रात की घटना के बाद गुरु को चैन नहीं मिल रहा। उसने इंटरनेट पे मलिका के बारे में छानबीन करना शुरू कर दिया। मलिका वाकई में मलेशिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से उसकी तस्वीर भी मिली, जो किसी दीपक नाम के लड़के ने ली थी। मगर ताजुब की बात है, 2 साल बाद ग्रेजुएशन सेरेमनी की फोटो में वो कहीं नहीं दिखी। यानी 2000 के बाद उसका कोई अता पता नहीं। जो उसकी मौत की बात को सच बता रहे थे। फिर से तय हुआ, हम रात मलिका से बात करेंगे और उसकी मौत की वजह पूछेंगे। मलिका ने बताया कि उसके साथ धोखा हुआ था। उसे उस नदी में डुबोया गया जो नजर नहीं आती। हम थोड़ा चौंक गए। फिर अनबू ने पूछा, मैंने सुना है आत्माओं की कुछ इच्छाएं होती है जो जीते जी पूरी नहीं हुई होती। क्या तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा बाकी है? जवाब में मलिका ने बदला लिखा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर मैंने कहा, क्या तुम भविष्य देखकर कल के लॉटरी टिकट जीतने वाले का नंबर बता सकती हो? दरअसल मेरे ऊपर बहुत कर्ज है
और मुझे उससे छुटकारा पाना था। मलिका ने बदले में 2 टांगों वाला जानवर मांगा। हमने हाँ कर दी क्योंकि मुर्गी या बतख तो आराम से मिल ही जाएगा। तभी गुरु बोल पड़ा, पागल मत बनो, पता नहीं वो असल में क्या मांग रही हो। इतने में मलिका ने झट से लिखा, वादा करो, मुझे वादा दो। गुरु ने हमें ऐसा वैसा कोई भी वादा करने से रोका। तब मलिका ने लिखा, थोप्पन और चौक्कन के दम पर तुम ज्यादा इतराओ मत। हमने चौंक कर पूछा, ये थोप्पन चौक्कन क्या है? गुरु बिना कुछ बोले वहां से उठकर चला गया। अगले दिन सुबह से गुरु का कोई अता पता नहीं। मैं उसे ढूंढता हुआ पहुंचा तो देखा वो एक ढाबे में अकेला बैठा पी रहा है। फिर मैंने उसे वापस चलने को कहा, पर गुरु घबराते हुए बोला, ये मलिका नहीं कोई और है, क्योंकि मेरे गांव में थोप्पन गणेश भगवान और चौक्कन यानी विष्णु देवता की पूजा पीढ़ियों से की जा रही है। उस आत्मा को ये नाम कैसे पता? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आत्मा कौन है, क्या है। और हम दोनों ने बहुत शराब पी ली। हमने आज अंतिम और आखिरी बार उस आत्मा से बात करने का तय किया। नशे में धुत हमने खेल वापस शुरू की। आत्मा से बात करते हुए गहमा गहमी हो गई और मलिका ने गुरु को मौत की धमकी दी। इस बात पे गुस्सा होकर गुरु ने वीजी बोर्ड और सिक्का जैसे ही खिड़की से बाहर फेंका, पूरे घर की बत्ती अचानक से चली गई। बहुत पीने की वजह से उस रात हम जल्दी सो गए। जब अगली सुबह नींद खुली तो गुरु की लाश हमें बाथरूम में पड़ी मिली। मेरे और अनबू के होश उड़ गए। पुलिस आई। पोस्टमार्टम में पता चला कि मौत का कारण है अधिक शराब पीने से गिरकर। लेकिन सिर्फ हमें पता है कि उसे मलिका ने मारा है, क्योंकि उस दिन जब मैंने गुरु को उठाने की कोशिश की तो उसकी लाश के नीचे वही सिक्का पड़ा मिला। बस यही हमारी कहानी थी। अब सारी बातें सुनने के बाद मुर्गुन रात में उस घर में दाखिल हुआ। सिक्का अभी भी बाथरूम में पड़ा है। मुर्गन ने सिक्का देखकर कहा, ये तो बड़ा ही विचित्र सिक्का है, कहाँ से मिला ये? शंकर ने उसे अनबू के सिक्कों का संग्रह दिखाते हुए कहा, हम सिक्के बेचने वालों का नाम और पता भी लिखते हैं। फिर शंकर ने डायरी में देखा, 2010 में किसी दीपक नाम के आदमी ने बेचा है। ये शायद वही दीपक है जिसने मलिका की फोटो खींची थी। अब उन्हें सच तक पहुंचने के लिए दीपक से मिलना होगा, पर उसका नंबर नहीं लग रहा। इसीलिए तय हुआ कि कल वो खुद उस पते पर जाएंगे। अनबू भी उनके साथ जाना चाहता है। अगले दिन तीनों ट्रेन से वहां के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मुर्गन ने सिक्के के फोटो खींचकर अपने पापा को भेजी और उन्हें इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने को कहा। मुर्गन के पापा को इतिहास में रुचि है। अब वो लोग वहां पहुंचे। दरवाजा खुद दीपक ने खोला और जब उससे इस सिक्के के बारे में, मलिका के मौत के बारे में पूछा गया तो मालूम हुआ मलिका उसकी बीवी है और जिंदा है। अब मलिका ने कहानी बताना शुरू किया। मैं तब कॉलेज के 2nd ईयर में थी और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी। एक दिन हमारी टीम को एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे पे बुलाया गया। वहां हमें जमीन के नीचे से कुछ बहुत पुरानी चीजें मिली। वहीं थोड़ी दूर एक अलग जमीन के एक भाग में मुझे अजीब सा लाल रंग का छाप दिखा और जब थोड़ा टटोला तो ये सिक्का मेरे हाथ लगा। उसके दूसरे दिन से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई हमेशा मेरे साथ में है। धीरे धीरे शरीर पे जगह जगह खून चूसने के निशान बनने लगे। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बाजार गई तो दूर किसी बूढ़े ने हाथ हिलाकर पास बुलाया और कहा, तुम्हारे साथ कोई और भी है। मैं पास के मंदिर में रहता हूँ, वहां आना, मुझे कुछ बताना है। मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, पर धीरे धीरे बात बिगड़ने लगी और एक रात पलंग के नीचे कोई जीभ से मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। बस अगले ही दिन मैं सीधा उस मंदिर गई जहां उस साधु ने बताया कि किसी की कोई एकमात्र संपत्ति मेरे पास है जिसके लिए वो मेरा पीछा कर रहा है। ध्यान से सोचो कि ऐसी कोई चीज है तुम्हारे पास। और तब मुझे उसी सिक्के का ख्याल आया। साधु ने मुझे उसे वापस वही रख आने को और इस गलती की क्षमा मांगने को कहा और कभी मुड़कर भी वहां मत जाना। वापस हॉस्टल लौटने से पहले साधु ने मुझे भस्म और एक पीपल के पत्ते की आकृति का धातु दिया जो शक्ति से मेरी रक्षा करेगा। मगर वो अतृप्त आत्मा
किसी चीज से नहीं रुकी। कमरे में पहुंचते ही वो शक्ति दोबारा एक अघोरी के भेष में मेरे सामने आई। उसने साधु का दिया भस्म माथे पे लगाया और उस धातु को हाथों से मोड़ने लगा और बोला, मैं ही शिव का सबसे बड़ा भक्त हूँ। इस घटना के बाद मैं वहां और नहीं रुक पाई। दीपक को बुलाकर सिक्के को वहीं वापस रख आने को दे दिया और फिर पढ़ाई छोड़ वापस घर चली आई। फिर मुर्गन ने कहा, यानी वो आत्मा मलिका बनकर बात कर रहा था ताकि कड़ियों को जोड़ते हुए हम असली मलिका तक पहुंच सके, जिसे सिक्के का राज पता है। पर उसने ऐसा क्यों कहा कि वो एक अदृश्य नदी में डूबकर मरी? इस नदी से उसका क्या मतलब है? तब मलिका ने समझाया, ये सिक्का जिस बंजर खेत में मिला था, दरअसल वहां आज से लगभग 1800 साल पहले मुख्य नदी की एक शाखा गुजरती थी जो अब भूमिगत हो चुकी है। इसीलिए शायद उसने अदृश्य नदी कहा, जो अब दिखाई नहीं देती। सबका सर चकरा गया। क्या हमारा सामना हजारों वर्ष पुराने किसी आत्मा से हुआ है? लेकिन इतना तो तय है कि वो चाहती है कि हम उसका सच पता करें। तभी मुर्गन के पापा का फोन आया और उन्होंने बताया, ये सिक्का 2000 साल से भी पुराना है। इसके एक तरफ बनी मछलियों की आकृति से मालूम होता है कि यह प्राचीन पांड्या युग में बना था और सिक्के के दूसरी तरफ किसी मनुष्य की आकृति बनी है जिसने त्रिशूल पकड़ा हुआ है। पांड्य साम्राज्य दक्षिण भारत के 3 साम्राज्यों में से एक प्राचीन साम्राज्य था जिसकी राजधानी मदुराई थी, जहां भगवान शिव की उपासना की जाती थी। तो सिक्के पर या तो शिव या उसके किसी भक्त की आकृति हो सकती है। लेकिन यह हमसे चाहती क्या है? राज और गहराता जा रहा है और कोई हल नहीं दिख रहा। अब मुर्गन ने मलिका को वहीं ले चलने को कहा। देर रात वो वहां पहुंचे। मलिका ने जहां से वो सिक्का उठाया था वहीं वापस भी रख दिया और माफी भी मांग ली। मगर मुर्गन ने सिक्का वापस उठाकर जेब में भर लिया और उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। दीपक ने उनका साथ देने से मना कर मलिका को वहां से लेकर चला गया, पर शंकर और अनबू वहीं रुके रहे। शंकर भी मुर्गन के साथ लग गया। काफी देर तक खोदने के बाद उन्हें अंदर से एक जहाज का लंगर मिला जिस पर लोहे की जंजीरों से एक कंकाल बंधा है। मतलब जीते जी किसी आदमी को इस लंगर से बांधकर पानी में फेंक दिया गया था। मगर क्यों? अब अचानक अनबू ने शंकर को मारने की कोशिश की, पर मुर्गन ने उसे ऐसा करते देख रोका और पूछा, क्या वाकई में गुरु को आत्मा ने मारा था या तुमने? अनबू ने रोते हुए बताया, उस दिन जब शंकर गुरु को ढूंढने निकला, मैंने अकेले में मलिका से बात की और पूछा क्या वो मेरे पैर ठीक कर सकती है, लेकिन बदले में उसे 2 टांगों वाला जानवर चाहिए। बचपन से अपाहिज, हर छोटे से छोटे काम के लिए दूसरों पर निर्भर, कौन ऐसी जिंदगी चाहेगा? तो मैंने हाँ कर दी। पर फिर पता चला कि वो 2 टांगों वाला जानवर दरअसल इंसान है। मैं डर गया। तभी शंकर और गुरु शराब के नशे में घर आए और उस रात गुरु ने गुस्से में वो सिक्का घर के बाहर फेंक दिया। सबके सो जाने के बाद मैं वापस बाहर गया और दोबारा वो सिक्का ले आया, क्योंकि मुझे मलिका से बात करनी थी। और उस रात बस थोड़ी देर के लिए उसने मुझे अपने पैरों पे खड़ा भी किया। मैं अपनी खुशी जाहिर ही नहीं कर पा रहा था कि अगले ही पल जमीन पर आ गिरा। अंधेरे कोने में बैठा मैं रोने लगा। तभी गुरु ने मुझे देख लिया। गुस्से में सिक्का लेकर वो उसे बाथरूम में फेंकने गया और हाथापाई में नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। पर मैंने उसे नहीं मारा है। तभी अचानक शंकर ने फावड़े से मुर्गन के सर पर दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। क्या वाकई में तुम खड़े हुए थे? तब तो वो मुझे भी 1 करोड़ रुपए दे सकता है। शंकर ने कहा, उसे एक इंसान चाहिए ना, तो हम इस मुर्गन को क्यों ना उसे सौंप दे? बताओ मुझे उसने और क्या कहा है करने को? अनबू ने बेड़ों की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, इसे तोड़ दो। जैसे ही वो कंकाल बेड़ियों से आजाद हुआ, तेज बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। थोड़ी देर में वहां से हाड़ मांस का एक अघोरी बाहर निकला और तांडव करने लगा। तीनों की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह गई। फिर उसने मुर्गन की छाती पर पैर रखा और राग अलापने लगा, मैं पोचंडी हूं, शिव का प्रखंड भक्त। चाहे मुझे धरती के सीने में दफन कर दो या समुद्र की छाती चीर कर सुला दो, लेकिन मैं हर बार वापस आऊंगा। इसी के साथ वो हवा में विलीन हो गया
और कुछ देर बाद मुर्गन उठा, पर वो बदल चुका है। पोचंडे की आत्मा उसमें समा गई है। इधर सामने बैठे शंकर और अनबू अपने ही लालच में अंधे होकर पागल हो गए। शंकर को कीचड़ में पैसा दिखने लगा और अनबू को वहीं बैठे बैठे लगने लगा कि उसके पैर ठीक हो गए हैं। माना गया है कि पूचंडी कोई दैत्य या दानव नहीं था, बल्कि इसका संबंध इतिहास और धर्म से है। वो दक्षिण भारत का सबसे काल युग था, जिसे कलपेर अतिचि का युग कहा जाता है। जैसे ही उन्हें सत्ता मिली, उन्होंने भगवान शिव के पूजने पे प्रतिबंध लगा दिए। मंदिरों के प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया गया। पवित्र भभूत को शरीर में लगाने तक की मनाही थी, लेकिन अपार शिव भक्तों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और वही पूचंडी या पोसंडी कहलाए। उन्हें कठोर यंत्रणाओं के साथ मृत्यु दंड दिया गया। ये उन्हीं भक्तों में से एक की अतृप्त आत्मा थी और मूवी यहीं खत्म होती है।